चलिए जी, वेलकम एवरीवन, आप लोग आए। तो आज हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो है टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, जो कि जर्नी में हैं और पीआर कम से कम है या पीआर होने वाली है और या फिर पासपोर्ट होल्डर्स हैं, तो वो सब इमिग्रेंट्स यहाँ पे कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो गोल ये है आज जो बिल्कुल न्यू ईयर से पहले जो हम मीटअप कर रहे हैं कि जब जैसे न्यू ईयर आए तो आप नए साल में कंपनी रजिस्टर करें, क्योंकि 2 दिन पहले करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टैक्स डिक्लेरेशन इस साल की भी करनी पड़ेगी। तो न्यू ईयर से आप जॉब के साथ साथ कंपनी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी, किन चीजों का ख्याल रखना है पहले साल में, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें, ब्यूरोक्रेसी, फिर मार्केटिंग, सेल्स, अकाउंटिंग, क्या क्या चीजें आपको पहले साल करनी है, उसके बारे में आज बात करेंगे। गोल ये कि जब आप यहाँ से जाएं तो आपको ये पता हो कि आप फौरन से आसानी से कंपनी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते, ना कमाए तो क्या साइड इफेक्ट्स हैं, और ज्यादा कमाए तो क्या है, और नॉर्मल जॉब छोड़े बगैर, और फिर अब इस लेवल पे आ जाए कि जॉब छोड़ने का वक्त आ जाए तो कितना हेल्थ से गुजरना है। तो जो लोग भी अभी देख रहे हैं और जो ऑनलाइन भी बाद में देख रहे हैं इस वीडियो को, आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको कोशिश करेंगे कि 30 to 35 मिनट्स में रैप अप करें। ठीक है जी, तो इसका नाम मैंने रखा है लॉन्च योर ड्रीम टेक कंपनी इन जर्मनी, क्योंकि हर किसी का ख्वाब होता है कि वो बिजनेस स्टार्ट करे, लेकिन जर्मन ब्यूरोक्रेसी से वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इस वजह से ज्यादातर लोग शुरू नहीं करते। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ज्यादा लोग शुरू नहीं करते, और अगर आप शुरू कर दें विद प्रॉपर मेंटर की हेल्प से तो फिर कंपटीशन भी कम है। यूएस में हर बंदा खोल लेता है और इंग्लिश लैंग्वेज है, तो यहाँ पे थोड़ा जर्मन में, और आप जर्मनी में मौजूद हैं तो आपका कंपटीशन कम है, जो कि इंडिया से या पाकिस्तान से या वियतनाम से बैठ के या यूएस से बैठ के कंपनी है, उनसे कंपटीशन कम है, क्योंकि आप यहाँ पे मौजूद हैं। तो जर्मन इस चीज को पसंद करते हैं कि लोकल बंदा हो जिसको वो देख सकें, वो रिमोटली काम नहीं करना पसंद करते। ठीक है जी, तो इस पर चलते गुड। ये आपका जर्नल हमारा बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में, मुझे जर्मनी में 2011 में आया था मास्टर थीसिस करने, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड से ताल्लुक है। 10 साल जॉब की और कंपनी पहले 2018 में रजिस्टर की थी सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर की मेरी कंपनी है, उसके अलावा जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में गिवर भी स्टार्ट की थी और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी, तो दोनों का एक्सपीरियंस है और कंपनी बंद करने का भी एक्सपीरियंस है। और उसके अलावा कई एनजीओज जो मैंने या तो स्टार्ट किए हैं या उनका पार्ट रहा हूँ, जिसके अंदर क्रिकेट बोर्ड शामिल है, बायन क्रिकेट बोर्ड का भी मैं 4 स्टार हूँ, मैनेजमेंट बोर्ड में हूँ, मीडिया की फिराइन, कल्चरल फिराइन, चैरिटी की फिराइन, जिस तरह अभी हमने इंडियन हॉस्पिटल हेल्थ नेटवर्क की लास्ट ईयर की है। उसके अलावा अलखिदमत फाउंडेशन की जो है रजिस्टर्ड फिराइन है, उसका मैं पार्ट हूँ। और जो मेरे जो अपनी जो एनजीओ है वो देसी प्रोजेक्ट जर्मनी एनजीओ भी मैं रन कर रहा हूँ। ठीक है, उनका भी एक्सपीरियंस है। और जो रिसेंटली पिछले मंथ हमने बर्लिन में रजिस्टर की है वो गॉस वेल फिल्म्स है। ठीक है, वो एक पार्ट टाइम बेसिस पे हम लोग इवेंट वीडियोस और इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। और जो मेरी अपनी कंपनी है डीफर्टाइज, वो डिजिटल मार्केटिंग और एआई ऑटोमेशन की कंपनी है। ठीक है जी, अच्छा जी, स्टार्ट बिजनेस क्यों करना है? क्योंकि आपके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, आईटी में शॉर्टेज है और आपकी जॉब में उस तरह ग्रोथ नहीं है जिस तरह के दूसरे मुल्कों में है। आपकी स्टैग्नेट हो जाती है इनकम जाके, और साइड पे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और वो बहुत आसान है। मतलब उसकी चंद एक बेसिक चीजें पता हो तो आप आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। और लोग जो टैक्सेस से डरते हैं, टैक्सेस आपने तब पे करने जो कमाना है, अपनी जेब से तो नहीं पे करने ना। तो जब आप कमाएंगे उसमें से कुछ देंगे, अगर कम कमाएंगे तो कम देंगे, ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा देंगे, कमाएंगे नहीं तो कुछ जेब से नहीं देंगे आप। ठीक है, और आप लोग जो इंडिया पाकिस्तान से या सब कॉन्टिनेंट से, उनके लिए तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप मिडल मैन का काम कर सकते हैं, क्योंकि जर्मन लोग डायरेक्टली काम आउटसोर्स नहीं करना चाहते। आप मिडल मैन हो जाए तो आप आपकी कंपनी यहाँ रजिस्टर है, आप अच्छे अफोर्डेबल रेट्स उनको दे सकते हैं और एक एश्योरिटी दे सकते हैं कि आप बीच में बैठे हुए हैं, उन्होंने आपसे डील करना, लोकल कॉन्ट्रैक्ट्स करने, लीगली वो आपको पकड़ सकते हैं, तो उनको एक एश्योरिटी होती है। और आप भी जॉब खुद भी कमाएं और जॉब्स भी क्रिएट करें, और जर्मन्स को भी अच्छी क्वालिटी एक कम प्राइस पे दें। ठीक है जी, तो आपके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है। फिर हम डिस्कस करेंगे कंपनी रजिस्टर कैसे करनी है आपने, और अगर आप अभी रजिस्टर करते हैं और फिर पहले साल में क्या क्या चीजें जरूरी है। कंपनी रजिस्टर करने से पहले पता होगा कि कंपनी टाइप्स क्या है, फिर रजिस्टर कैसे करेंगे, फिर टैक्स ऑफिस से कैसे डील करेंगे, फिर ये जब रजिस्ट्रेशन हो जाए तो पहले क्लाइंट्स कैसे ढूंढनी है, उनको बिलिंग कैसे करनी है, अकाउंटिंग अपनी कैसे करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर मार्केटिंग और सेल्स कैसे करनी है। ठीक है, ये इसके ऊपर हम बात करेंगे और मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंसेस भी आपसे शेयर करूंगा। और हाँ, अब ये जो बात करेंगे जॉब के साथ साथ है, जॉब छोड़े बगैर कैसे कर सकते हैं। और फिर
जब वक्त आ जाए तो जॉब छोड़ के फुल टाइम इस पे कैसे मूव कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जर्नी के अंदर जो है बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं और ये ग्रो हो रहे हैं, और बर्लिन में इस टाइम वक्त स्टार्टअप इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और जर्मन हुकूमत ब्यूरोक्रेसी, जर्मन हुकूमत को भी इस चीज़ का ख्याल है कि ब्यूरोक्रेसी बहुत मुश्किल है, वो कोशिश कर रहे हैं, स्टार्टअप ग्रांट्स भी दे रहे हैं और इस चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं कि जो है करें। गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलते हैं, एक्सेलरेटर है, वेंचर कैपिटल है, इवन अगर आप जॉबलेस हो जाए तो फिर भी आपको किस्म की ग्रांट्स मिलती हैं, गवर्नमेंट इशूज उसे कहते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा बिजनेस लॉज जो है ना, जो हम समझते हैं मुश्किल है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट है, वो एक जैसे ही है। वो चीज़ आपको अब तो चाहे जीपीटी पे आ गया, उससे भी पूछ सकते हैं, लेकिन वो सेम है सबके लिए और फेयर है सिस्टम, करप्शन कम है, तो आसान है चीज़ें। और जर्नी जो भी अगर अभी लगता भी है कि यूक्रेन क्राइसिस के बाद थोड़ा सा अप एंड डाउन है, स्टिल यूरोप की सबसे बड़ी इकॉनमी है और इतनी बड़ी आबादी है, 80 मिलियन लोगों ने खाना पीना है, लोगों ने खर्चा करना है। तो इसके अंदर जब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है इस टाइम, और अगर आपके पास सॉफ्टवेयर के स्किल्स हैं, एआई के स्किल्स हैं, तो आप प्रोजेक्ट्स निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अगला स्टेप है कि कंपनी रजिस्टर करने से पहले किस तरह की कंपनी होती है। आपने इंग्लिश में सुना होगा सोल प्रोप्राइटरशिप एक कंसेप्ट है, एक लिमिटेड लायबिलिटी। दो मेन टाइप्स ऑफ कंपनीज होती है, बहुत सारी टाइप्स हैं कंपनीज की यहाँ पर, लेकिन मेन दो है। मतलब उसको एक सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें ये होता है कि आप एज अ पर्सन अपनी कंपनी रजिस्टर करते हो, कंपनी और आप एक सेम एंटिटी होते हैं। कंपनी की जो इनकम है वो आपकी इनकम के साथ ऐड होती है। अगर आपने कोई फाइन्स देने तो आपको पर्सनली आप लायबल है। लेट्स सपोज आपने कमाया नहीं लेकिन कोई फाइन आ गया तो आप अपने जमा पूंजी में से वो आप देते हो। ये इजीएस्ट फॉर्म है कंपनी की, इसके बारे में जाएंगे। और ये 50 यूरो में और एक दिन में खुल जाती है कंपनी, और 35 यूरो में बंद भी हो जाती है। पूरा साल कुछ नहीं कमाया तो आप कहेंगे सिंपल एक फॉर्म फिल करके दे देंगे, ये 0 यूरो कमाया, कोई टैक्सेस नहीं पे करना। ठीक है, तो बड़ा इजीएस्ट फॉर्म है। और अगर आपने थोड़ा सा तजर्बे के लिए खोलनी है तो अगले दिन जाके ये खोल सकते हैं। ठीक है, और बाकायदा जो आप यहाँ पे बड़े बड़े स्टोर्स देख रहे होते हैं, करियाना स्टोर खोले हुए, किसी ने ग्रोसरी स्टोर खोला हुआ, सुपर मार्केट बड़ी बड़ी नहीं कह रहा कि लोकल देसी लोगों ने खोले हुए, अरबी लोगों ने खोले हुए, इधर रेस्टोरेंट्स भी इस पे उन्होंने खोले हुए। हालांकि उसमें कितना रिस्क होता है, सॉफ्टवेयर में उतना रिस्क नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनकी तो इन्वेस्टमेंट्स भी है बड़ी सारी। ठीक, लेकिन लोगों ने इस पे खोला होता है, तो ये आप एक दिन में खोल सकते हैं। दूसरी चीज जो होती है वो जिस तरह लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है, जिसमें कंपनी और पर्सन सेपरेट है, और ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कंपनी होती है। जिस तरह पाकिस्तान में, यूके में, इंडिया में कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड, और जर्मनी में कहते हैं जीएमबीएच। जो अगर आप जॉब कर रहे हो तो ज्यादा चांस है आप जीएमबीएच में कहीं जॉब कर रहे हो। उसके लिए मिनिमम कैपिटल चाहिए 25,000 यूरोस, और उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 2-3 महीने का होता है। 2 महीने 1.5 महीने में हो जाता है, उसमें 400-500 यूरो खर्चा आता है। उस प्रोसेस भी मैं आपको समझाता हूँ। उसका इन्होंने 2008 में गालिबन इसका एक इजियर वर्जन निकाला है कि यार अगर आपके पास 25,000 नहीं है, आप कहते हैं कि आप 12,500 जमा करा दो शुरू में, 12,500 बाद में बाकी दे देना। लेकिन इजियर वर्जन उन्होंने कहा कि यूनिक जीएमबीएच या यूजी लिखा था ना, यूजी जो है ये आप लीगली 1 यूरो से खोल सकते हो, यानी 1 यूरो के साथ आप कंपनी खोल सकते हैं। ये भी ठीक है ना। तो ये मैंने भी रजिस्टर की थी, गिवर्बे भी की है। जो यूजी है उसको आप बाद में अपग्रेड कर लेते हैं जीएमबीएच में। ठीक है, जब पैसे आप ज्यादा कमा रहे हैं तो अपग्रेड कर लेंगे, लेकिन शुरू में खोलना परेशान है ना। यानी अब आप वेट नहीं करोगे 25,000 आप जमा करके फंसाएं। आप स्टार्ट में अब 2 ऑप्शन आपके पास अगर पैसे नहीं जमा कराने। एक है कि गिवर्बे खोल लें एक दिन में जाके, आप और कंपनी सेम है। सिर्फ ये होता है कि थोड़ा सा रिस्क होता है, अगर कोई बड़ा फाइन आ जाए कोई तो वो आप पर्सनली लायबल है। यूजी में आप पर्सनली लायबल नहीं है, लेकिन इसको खोलने में 500 यूरो लगेंगे सिर्फ, और डायरेक्ट नहीं खोल सकते। इसमें आपको नोटरी पब्लिक के पास जाना है, एक लीगल प्रोसीडिंग, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रोसेस है उसका। ठीक है, और फिर बाद में अपग्रेड कर सकते हैं उसको जीएमबीएच में। ठीक है जी। तो मेन ये गिवर्बे यूजी की हम यहाँ गिवर्बे जो है वो स्मॉल बिजनेस के लिए अच्छा है, जिस तरह इसमें लिखा हुआ है। ये स्लाइड का कंटेंट भी मैंने ChatGPT से जनरेट किया। ठीक है, लेकिन मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। 50 to 60 यूरो में रजिस्टर हो जाता है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप पासपोर्ट लेकर या अपना वीजा लेकर सिंपल आप गिवर्बे आम चले जाएं। हर शहर में गिवर्बे आम होता है, यानी रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन करना। आप गूगल करेंगे गिवर्बे आम, अगर सिटी का नाम लिखेंगे तो आपको आ जाएगा। जिस तरह केवीआर है, उधर एक छोटा सा फॉर्म होगा, बहुत सिंपल सा फॉर्म है 2-3 सफों का, और उस पर ऑनलाइन आप पहले ही डाउनलोड करके ले जाए, देख लें कि क्या भरना है। उसमें ना आप इवन ब्रांड का नाम देना जरूरी है। अपने नाम में शारिक जावेद कर ले मिसाल के तौर पे, और ऑनलाइन आप जैसे 4 ब्रांड बना लें। एक बना लें शारिक सॉफ्टवेयर, एक बना लें शारिक मीडिया, एक बना लें शारिक रेस्टोरेंट।
लेकिन फिर बिलिंग में लेकिन आपका नाम होगा, वो नाम जो है ना, और एक टैक्स नंबर आपको मिलेगा। ऑनलाइन ब्रांड चाहे 10 बना लें, लेकिन पीछे एक कंपनी रजिस्टर है, ठीक है। तो वो आप अपने नाम से खोल सकते हैं, लेकिन उनको टाइप बताना होता है कि बिजनेस टाइप क्या है। बिजनेस टाइप आईटी कंसल्टिंग है, जैसे मैंने आईटी कंसल्टिंग रखा हुआ है। रेस्टोरेंट में कुछ और होगा, अगर आपने पिज्जा बेक करना है। अब आईटी की कंसल्टिंग के अंदर कोई और लाइसेंस नहीं चाहिए। अब ये डिपेंड करता है, कई बिजनेस उसमें लाइसेंस चाहिए। जिस तरह बेकिंग का बिजनेस है, उसमें बेकिंग का लाइसेंस चाहिए। कोई और इस तरह की सर्विसेज हैं जो, अब मैं डॉक्टर क्लिनिक खोल रहा हूँ, मैं नहीं खोल सकता ऐसे, आपको लाइसेंसेस चाहिए, ठीक है। तो आईटी में कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, ठीक है। तो आईटी कंसल्टिंग आपने एक खोल ली फॉरेन से कंपनी, तो वो फॉर्म भरेंगे, वो जमा करवाएंगे, लीगली उस दिन से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। अलबत्ता कुछ चीजें बाद में आपको आएंगी। मिसाल के तौर पे आपको एक फाइनेंस आपका फिर एक टैक्स नंबर देगा। एक आपका टैक्स नंबर ऑलरेडी है जिस पर आप टैक्स डिक्लेरेशन करते हैं सैलरी का, एक और टैक्स नंबर आएगा, वो कुछ दिनों बाद आएगा, लेकिन आप बिजनेस शुरू कर दें उसी टैक्स नंबर को डाल के कर दें, बाद में फाइनेंस कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। बस पैसे जो भी कमाए वो डिक्लेयर करना है। एक ये आ गया आपका टैक्स नंबर आएगा, और फिर एक और कुछ दिनों बाद आएगा जर्मनी सेंट्रल अथॉरिटी से वो वैट आईडी आएगी आपकी। एक टैक्स नंबर होगा, एक वैट नंबर होगा। वैट जो है वो आपने हर पेमेंट पे कलेक्ट करना है, यानी हर बिल के ऊपर 19% आपने डालना है। खाने पीने का 7% होता है। टैक्स और वैट ये है कि जो भी आप चीज बेचते हैं उस पर 19% आपने गवर्नमेंट के लिए लेना ही लेना है, चाहे पहला यूरो है, ठीक है। और इनकम जो है ना उस वैट के अलावा, लेट्स सपोज आपने 100 यूरो की चीज बेची, उसमें 19% वैट था, ये ना, वो तो आपने कंसिडर नहीं करें। समझा आपने 81 यूरो कमाया था, और फिर ये जो 81 यूरो कमाया था, इसके ऊपर फिर अपनी कॉस्ट निकाल के, लेट्स सपोज आपकी खर्चा 50 यूरो आया था, पीछे बच्चे 31 यूरो पे टैक्स पे करना है। इनकम 31 यूरो ही, उस पर टैक्स पे करना है। वैट तो आपने देना ही देना है। हाँ, अलबत्ता अगर 22,000 यूरो से आप कम कमाएंगे, आपको लगता है, ठीक है, तो आप अपनी जब कंपनी रजिस्टर करते हैं तो उसमें एक और आप वैट से एग्जम्प्ट हो सकते हैं। आप उन्हें कह सकते हैं, ठीक है, मैं वैट नहीं पे करना चाहता, 22,000 से अगर कम है, लेकिन अगर उस आपने वैट कस्टमर से फिर चार्ज भी नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट को देंगे भी नहीं, अगर 22,000 पर ईयर से कम आप कमा रहे हैं। लेकिन अगर आपने वैट लिया ही नहीं लोगों से, और सितंबर अक्टूबर में जाकर आपकी इनकम 22 से बढ़ गई, तो पहले यूरो से आपने सारा वैट देना है। कस्टमर से नहीं लिया तो फिर मसला हो गया, ठीक है। दूसरी बात है कि डिपेंड करता है कि वैट, अब जो कस्टमर्स अगर आपकी कंपनीज है ना, लेट्स सपोज मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं मैं आपको कोई कोचिंग सर्विस देता हूं। सो ये वैट जो है, जैसे पाकिस्तान में टैक्स ना इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करना होता है, सब इधर भी वेरी करता है, वेरी करता है। नॉर्मली हर जगह पे 19% है, थोड़ा बहुत जो फूड आइटम्स है और कुछ चीजों में वो 7% है, उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगा। आईटी में 19%। अब उसके अंदर क्या है कि जो लेट्स सपोज मैं कहता हूं मैं 100 यूरो चार्ज करता हूं और कोचिंग सर्विस देता हूं, और कंज्यूमर है, B2C है, नॉर्मल बंदा है, उसको लगेगा फर्क कि अगर 100 या 119 है तो आपको तो अपनी जेब से देने तो 119 ज्यादा लगेगा ना। तो फिर मेरे लिए शायद ये वैट एग्जम्प्ट कराना बेहतर है, जब कोचिंग सर्विस दे रहा हूं या कोई चीज आपको बेच रहा हूं। लेकिन अगर मैं एक कस्टमर मेरा B2B है, जो कंपनी है, उसको मैं 100 दूं या 119 दूं, उसके लिए कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि वो कमा रहा है, उसमें से वैट, उसके लिए वैट मायने नहीं रखता। और जब कस्टमर से डीलिंग करते हैं, आप नेट प्राइसेस में बात करते हैं, तो उस लिहाज से वैट एग्जाम कराना बेहतर नहीं है। आप कहते हैं कि वैट होना चाहिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप अपनी लिए जो कॉस्ट लेते हो, मोबाइल लेते हो, गाड़ी लेते हो, कोई भी चीज लेते हो कंपनी के लिए, उसमें तो वैट पे कर रहे हैं ना, वो वैट आप क्लेम बैक कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने कहा कि हम क्लाइंट गिवर में, यानी कि हम वैट नहीं पे कर रहे, तो हम फिर अपना जो वैट हमने भी हर जगह पे किया वो भी नहीं क्लेम कर रहे। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन की चीजें बेच रहे हैं, तो बेहतर है कि वैट होना चाहिए, क्योंकि आपने हर चीज पहले खरीदी फिर बेची ना, तो वो आपको इसमें डिपेंड करता है। B2B में तो वैट का बहुत होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, जब हम यूजी खोलते हैं, आपने कहा था एक यूजी खोल देंगे, ब्रांड मल्टीपल बना लेंगे, तो इट्स लाइक हम इस तरह कह सकते हैं कि यूजी पेरेंट यूजी और चाइल्ड यूजी खोलें, और एक ब्रांड एक ये भी कर सकते हैं, पेरेंट यूजी भी कर सकते हैं, लेकिन कंपनियां बढ़ती रहेंगी। टैक्स आईडी डिफरेंट होंगे या सेम? टैक्स आईडी भी डिफरेंट होंगे, और अगर फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड यूजी क्लोज होती है, तो पेरेंट यूजी एक नई चाइल्ड आईडी खोल के ऐसे कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक कंसेप्ट है कि आप मल्टीपल कंपनीज बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप पे, अभी उस पर नहीं जाने की जरूरत है।
सिंपल रखें अभी। और वन मोर क्वेश्चन, ब्लू कार्ड पर हम ये यूजी कंपनी नहीं, नॉर्मली ब्लू कार्ड पे आप बिजनेस रजिस्टर नहीं कर सकते, लेकिन आप बिजनेस प्लान पे भी नहीं कर सकते, फ्रीलांसर में नहीं कर सकते, गिवरबे भी नहीं कर सकते। ऑन माय वीजा दे रिटन लाइक आफ्टर 2 years यू कैन डू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो फिर कर सकते हैं। फिर कर सकते हैं। अगर ये लिखा है, कभी कभी लिखा होता है, ज्यादातर पे नहीं लिखा होता, और अगर नहीं भी लिखा तो आप अगर बिजनेस प्लान के साथ जाएं तो शायद वो अलाउ कर दें। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट, नॉर्मली नहीं अलाउ होता। अगर मेरे वीजा पे मेंशन है तब मैं रजिस्टर, तब आप रजिस्टर करवा सकते हैं, गिवरबे यूजी हर चीज। ओके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सब कुछ सब कुछ आता है। ओके ओके, ठीक है जी। Is it necessary कि जिन लोगों के पास PR हो या मिलने वाली हो वो ही रजिस्टर कर सकते हैं कंपनी, या फिर कोई जॉब सर्च वीजा या इस पे भी कर सकता है? नहीं, नॉर्मली PR के ऊपर अलाउड होता है और नेशनलिटी के बाद अलाउ होता है, या आप अगर स्पाउस वीजा पे कोई हो तो उसको अलाउ होता है पहले दिन से। अगर कोई हस्बैंड या वाइफ जो भी ब्लू कार्ड पे है ना, उसको अलाउ नहीं है, लेकिन उसके स्पाउस को पहले दिन से अलाउ है, जो स्पाउस वीजा पे आपको अलाउ है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। और जो आपको फाइन आया था, इसका मतलब आपकी कंपनी के वर्क में थी, अगर यूजी थी, पे ना करते, यूजी थी तो फिर आप पे तो करना है ना, क्योंकि या तो वो मैं तब कह रहा हूँ कि अगर मैंने कहा कि ठीक है मेरे पास नहीं है, मैं कंपनी बंद कर रहा हूँ, फिर नहीं पे करना, लेकिन मैं तो बंद नहीं करनी ना, तो पे करनी। ठीक है, वो बंद करते वक्त होता है। ठीक है सर, आगे चलते हैं आस्ते आस्ते, फिर कुछ क्वेश्चंस बात के लिए छोड़ते हैं। ठीक है जी सर, अभी 2 टाइप्स ऑफ कंपनी, मतलब 2 मेन टाइप्स ऑफ कंपनी, एक गिवरबे है। ओके, तो 2 मेन टाइप्स ऑफ कंपनी होती है, एक लिमिटेड लायबिलिटी वाली जिसमें GmbH नॉर्मल है, लेकिन AG भी होती है, UG भी होती है। AG के लिए 50,000 चाहिए, UG के लिए €1 चाहिए, और एक होती है गिवरबे। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप जिसे कहते हैं। गिवरबे में भी टाइप्स हैं, एक गिवरबे में एक बंदा हो तो एंजल इंटरनेमन कहते हैं, और 2 पार्टनर्स हो या 3 हो तो उसको GBR कहते हैं। ठीक है, और उसके GBR कहते हैं। ठीक है, और उसके अंदर भी चाहे GBR हो या एंजल इंटरनेमन हो, उसमें अगर उनको आप वैट एग्जम्प्ट करा सकते हैं अगर आप 22,000 से कम कमा रहे हैं, लेकिन आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है कि कम एग्जम्प्ट कराने का फायदा है या नहीं। लेकिन आप बस पासपोर्ट और वीजा के साथ और फॉर्म के साथ जाएंगे, उसी टाइम आपकी कंपनी खोल देंगे, और उसमें आप ये भी कह सकते हैं मैं बैक डेट से काम कर रहा हूँ, 15-20 दिन 2 महीने, वो उस पर भी अलाउ कर देते हैं। ठीक है, ये फॉरन तरीका जिसपे आप 1 जनवरी से जाके, यानी आप 1 को तो ऑफिस बंद होगा ना, लेकिन 4-5 को जाके आप उन्हें कह सकते हैं कि मैंने 1 से खोल ली कंपनी। ठीक है, और आप काम स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन, हमारा वेट जो है हम एग्जाम करवा सकते हैं अगर हमारी इनकम, ईयरली इनकम, मंथली इनकम, ईयरली इनकम 22,000 यूरो से कम हो, तो अगर, क्योंकि फॉर द सेफ साइड हम तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हम कस्टमर को वेट चार्ज कर रहे होंगे, बट इवेंचुअली हमारी ईयरली इनकम 22,000 यूरो से कम रही फॉर एनी रीजन, तो हम वेट एग्जाम करवा सकते हैं या नहीं? फिर नहीं करवा, ये हमें अप्लाई करना होता है। मैं क्या होता है, मैं नहीं कहूँगा, अगर अप्लाई करेंगे फिर चार्ज भी नहीं करेंगे ना पहले दिन से ही। चार्ज जो भी आपने चार्ज किया ना, चाहे एग्जाम भी करा ली, फिर पे करना है, वो तो गवर्नमेंट के पैसे, वो आपके नहीं। मतलब अगर हमने चार्ज किया है अपने तो देने हैं, तो वो हमें देने हैं इर्रिस्पेक्टिव हमारी इनकम कितनी भी हो। जी बिल्कुल, चार्ज कर लिए ना वो तो फिर देंगे। ठीक है जी, अच्छा ये बता दिया फॉरेन रजिस्टर होगी। अब हम बात करें UG या GmbH कैसे रजिस्टर करनी है। उसके लिए आपने नोटरी पब्लिक के पास जाना है, उससे उसकी सेक्रेटरी होती है। नोटरी पब्लिक यहाँ पाकिस्तान की तरह नहीं होता, यहाँ प्रॉपर PhDs होते हैं, उनका ऑफिस होता है, सूटेड बूटेड टाई के साथ बैठे होते हैं, वो आपसे बात नहीं करते, उनकी सेक्रेटरीज होती है, पूरा बड़ा ऑफिस होता है। उनके सेक्रेटरी को आप लिखते हैं कि मुझे कंपनी रजिस्टर करनी है, वो नॉर्मली आपको एक फॉर्म देता है, उस फॉर्म या देती है। उस फॉर्म के अंदर नॉर्मली क्या इन्फॉर्मेशन मांगी होती है, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, इनिशियल कैपिटल कितना डालेंगे, लेट्स सपोज €1 डालने का फायदा नहीं, मिनिमम €500 डालें, वो खुद ही करते हैं क्योंकि इतना तो खर्चा होगा रजिस्ट्रेशन का। और कंपनी के कितने यानी शेयर होल्डर्स हैं, 1, 2, 3, 4, और कंपनी के CEO कितने। शेयर होल्डर्स मुल्क से बाहर भी हो सकते हैं, पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, इंडिया में भी हो सकते हैं, लेकिन CEO एटलीस्ट नॉर्मली लेट्स सपोज हम 2 पार्टनर्स हैं, हम दोनों CEO बन जाएं या एक बन जाए, लेकिन CEO का जर्नी होना जरूरी है, उसका वीजा होना जरूरी है यहाँ का। अगर शेयर होल्डर्स बाहर भी 1-2 तो उनके लिए 2 तरीका है। एक तो जब नोटरी पब्लिक की अपॉइंटमेंट हो, अपना पासपोर्ट लेके वो साथ पहुंचे, या नहीं आ सकता तो फिर अपनी एम्बेसी से अटेस्ट कराए, यानी जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद में अटेस्ट कराए या कराची में कॉन्सुलेट में, और यहाँ डॉक्यूमेंट्स भेजे, तो कंपनी रजिस्टर हो सकती है, लेकिन लोकल बंदा यहाँ चाहिए। और फिर आप ये डॉक्यूमेंट्स वो फिर और आपको पर्पज बताएंगे कंपनी का। ये चीजें जब उसको भेजेंगे वो आपके लिए कंपनी के डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगी, उसे कहते हैं फाउंडिंग प्रोटोकॉल या 700 कॉन्स्टिट्यूशन कंपनी का, कंपनी करती क्या है वगैरह वगैरह। जब वो तैयार कर लेंगे आप देख लेंगे, फिर आप नोटरी पब्लिक की अपॉइंटमेंट में जाएंगे, वहाँ नोटरी पब्लिक जो है वो फिर उस टाइम पहली दफा आएगा अच्छा तैयार होकर, और एक दफा आपके सामने ना वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं जर्मन में वो तेजी से पढ़ेगा,
आप कहेंगे ओके, आप साइन करेंगे, कंपनी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स को भेज देगा। अगर आपको जर्मन नहीं आती तो वो आपके सामने नहीं पड़ेगा। फिर दो ऑप्शन हैं, या तो आप एक ऑफिशियल ट्रांसलेटर लेके जाएंगे जो नॉर्मली 80 यूरो एन आवर लेगा, वो आपके साथ जाएगा, वो आपके बिहाफ पे ट्रांसलेट करेगा चीजें, या फिर जिस तरह एक दो दोस्तों के केस में मैं साथ किया था, तो फिर वहीं पे अपॉइंटमेंट दी थी, उन दोस्त ने मुझे पावर ऑफ अटर्नी दी थी और फिर मैंने उसके बिहाफ पे वो किया था और साइन किया था, और हमने ये दोनों अपॉइंटमेंट साथ ही कर ली थी। यानी दोस्त भी साथ गए थे, एक केस में दोस्त था, एक केस में दोस्त की वाइफ थी, तो वो साथ ही गए थे। हमने वहीं पे उन्होंने मुझे अटर्नी दी, और इसकी भी कॉस्ट होती है, पावर ऑफ अटर्नी की 80 यूरो इसकी कॉस्ट होती है। नॉर्मली कंपनी रजिस्ट्रेशन की नोटरी पब्लिक की कॉस्ट होगी अराउंड 250 यूरोस, और फिर जब कंपनी रजिस्टर के डॉक्यूमेंट्स को भेजेगा उसकी कॉस्ट होगी अराउंड 150 यूरोस। तो अच्छा, अब वो ये क्या करेगा, वो एक डॉक्यूमेंट आपको दे देगा कि मैं यहाँ आ गया, लेकिन वो डॉक्यूमेंट वो भेजेगा नहीं कंपनी रजिस्टर करने के लिए, वो एक डॉक्यूमेंट देगा अटैच करके कि ठीक है ये मेरे पास आ गए थे। अब ये डॉक्यूमेंट लेकर आपने बैंक अकाउंट खोलना है, और उसमें आपने अगर कहा कि मैं 500 यूरो डालना है तो 500 यूरो डालने हैं कहीं, क्योंकि फिर आपने बैंक के पास जाएंगे, आधे बैंक आपको अलाउ नहीं करेंगे, वो कंपनी रजिस्टर नहीं, हम नहीं खोल रहे बैंक, आधे बैंक आपको अलाउ कर देंगे कि ठीक है कंपनी रजिस्टर नहीं है, हम कंपनी होने वाली है, नोटार के पास ही गए हैं, नोटार को चीजें ओके लगी हैं, तो कंपनी के नाम पे एड्रेस पे वो कंपनी खोल देंगे।